देखो बेटा, अब हम लोग ये सीख रहे हैं जैसे हमने पहले सीखा था क्या, कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर ये होती थी एनर्जी डेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होती है वहां एनर्जी होती है, और यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अच्छा, कैपेसिटर में एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ये स्टोर करता था, रेजिस्टेंस एनर्जी स्टोर नहीं करता, उसमें तो लॉस होता है हीट के फॉर्म में, वो स्टोर नहीं करता। आप उसकी वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी उसमें वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर एनर्जी होगी, और यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा यू बराबर हाफ ई की जगह पे बी, तो बी स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आपने देखा होगा हमेशा म्यू नॉट आता है लेकिन अपॉन में आता है, तो यहाँ 2 म्यू नॉट, तो ये होता है बी स्क्वायर। जैसे इसका एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2, इसका होता है बी स्क्वायर, नीचे 2 है, यहाँ पे भी 2, एप्सिलॉन की जगह पे नीचे म्यू नॉट, तो ये बिल्कुल एनालॉगस है। अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक। तो हमें सीखना है कि सबसे पहले तो ये एनालॉगस है बिल्कुल, और जैसे ये हाफ सी वी स्क्वायर आया था ऐसे ही इसमें भी आएगा कुछ। क्या आएगा देखते हैं इंडक्टर में। तो हमने क्या किया, देखो एक इंडक्टर बना लिया। क्या बना लिया, इंडक्टर। अब सोचो, अगर किसी इंडक्टर में, इंडक्टर मतलब वही कॉइल जैसे, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट अगर फ्लो करोगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो एनर्जी आएगी, है ना। अच्छा, अब एक बात और, मान लो एक इंडक्टर है, इसमें करंट अभी 0 है, ठीक, और हम एकदम से आई करंट फ्लो करना चाहते हैं। तो जैसे तुम आई करंट फ्लो करने की कोशिश करोगे तो ये क्या करता है, जैसे तुमने अभी इसमें फ्लक्स कितना था पहले, जब ये करंट फ्लो नहीं हो रही थी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 था, मतलब फ्लक्स भी 0 था। लेकिन अब तुम चाहते हो इसमें आई करंट फ्लो करने, और जैसे ही आई करंट फ्लो करोगे तो फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स आएगा तो ये तो फ्लक्स मतलब फ्लक्स बढ़ेगा, पहले 0 था, करंट फ्लो की तो फ्लक्स आ गया। और ये इंडक्टर की आदत क्या होती है, इंडक्टर हमेशा क्या करता है, फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है, ठीक। तो जैसे ही तुम करंट आई फ्लो करने की कोशिश करोगे आई, तो ये अपोज करेगा पहले तो, मतलब ये करंट जो है तुम आई एकदम से नहीं पहुंचा सकते इसमें, ठीक। ये करंट धीमे धीमे बढ़ेगी, तो पहले जो आई है, पहले जब आप फ्लो करोगे तो t बराबर 0 पर इसमें करंट 0 ही होगी। मतलब जैसे मान लो ये बैटरी है, ठीक, ये बैटरी है, सॉरी यहाँ पे ये बैटरी है, इसका ईएमएफ ई है, और ये स्विच है। अब t बराबर 0 पे अभी कोई करंट नहीं है, देखना अभी करंट नहीं है। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, कितने पे, t बराबर 0 पर ही मैंने क्लोज किया, तो t बराबर 0 पर इसमें कितना फ्लक्स आएगा, तो ये देखो कि t बराबर 0 पे जब तुमने स्विच ऑन किया उसके जस्ट पहले कितना था, 0। अब तुमने इसको स्विच क्लोज कर दिया तो इसमें करंट फ्लो होगी, तो इसमें फ्लक्स आएगा। लेकिन इंडक्टर मतलब t बराबर 0 पर ही फ्लक्स नहीं आ पाएगा। फिर सुनो, जस्ट बिफोर t बराबर 0 फ्लक्स क्या था, 0। क्यों था, क्योंकि फ्लक्स होता है फाई बराबर एल आई, और सिंस I बराबर 0 था, स्विच क्लोज ही नहीं किया था। अब सिंस I बराबर 0 था तो फाई बराबर 0। अब देखो, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोज मतलब एट t बराबर 0 हमने क्लोज किया, t बराबर 0 पे क्लोज किया, तो ये फ्लक्स अपोज करता है फ्लक्स के चेंज का, ये इंडक्टर अपोज करता है फ्लक्स के चेंज का। तो पहले 0 था तो इस टाइम पे अभी भी फ्लक्स 0 ही होगा, मतलब एल आई बराबर अभी भी 0 होगा, मतलब आई बराबर 0 होगा। तो रूल क्या है कि इंडक्टर में, नोट लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्लक्स थ्रू एन inductor cannot change suddenly, टाइम लगेगा, it takes some time। मतलब अगर हम इसमें फ्लक्स 0 था पहले t बराबर 0 पे, जस्ट बिफोर t बराबर 0, और तुम t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज करो तो t बराबर 0 पे इसमें करंट नहीं आएगी,
क्योंकि फ्लक्स, करंट आएगी तो फ्लक्स आ जाएगा, और मैंने बोला इसका फ्लक्स कभी भी नहीं चेंज हो सकता सडनली, क्योंकि बहुत अपोज करता है ये, ठीक। क्योंकि जब टी, सोचो टी बराबर जीरो पे करंट जीरो है और एकदम से करंट आ रही है, तो उसका डीआई बाई डी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, हाई, मतलब कुछ नहीं है और करंट आ रही, तो डी आई बाई डी टी इनिशियल बहुत ज्यादा होता है, तो करंट जीरो होती है, करंट जीरो होती है, बट डी आई बाई डी टी मैक्सिमम होता है, डी आई बाई डी टी बहुत हाई होता है, और इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड है। अब देखो ये पॉजिटिव है, यहां से करंट ऐसे जा रही है, तो इसमें फ्लक्स पहले जीरो था, अब करंट ऐसे जा रही है, और ये करंट पहले जीरो थी, अब बढ़ेगी, तो करंट अगर बढ़ेगी, ये वाली करंट बढ़ेगी, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ बैटरी बन जाएगी ऐसी, ऐसे इंड्यूस, ये करंट ऐसे जा रही है ना, मेन करंट वो बढ़ रही है, तो इंड्यूस करंट ऐसे आएगी, तो पोलैरिटी ऐसे आएगी, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर एल डी आई बाई डी टी जो आएगा, इसका कुछ एल होगा, निकालना सीख चुके हैं, सोलेनॉइड का एल। डी आई बाई डी टी कैसा है, बहुत ज्यादा, मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत ज्यादा है, तो ये इतना ज्यादा है कि इस पूरे का अपोज कर लेता है, मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इनिशियली इसके बराबर होता है, क्योंकि अगर ये ईएमएफ उल्टा, देखो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा और ये ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसको ये इसके बराबर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे t बराबर जीरो, मैंने बोला t बराबर जीरो पे इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो, सडनली फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता, तुमने t बराबर जीरो पे स्विच को क्लोज किया है, तो t बराबर जीरो पर ही इसमें फ्लक्स नहीं आएगा, इसमें फ्लक्स नहीं आएगा मतलब इसमें करंट नहीं आएगी, क्योंकि करंट आएगी तभी फ्लक्स आएगा, क्लियर। तो इसमें आई जीरो होगा, वो आई जीरो कब होगा, जब इतना ईएमएफ पूरा इसमें ईएमएफ डेवलप हो जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके बराबर है, तो पोलैरिटी उल्टी और इसकी भी उल्टी, तो नेट ईएमएफ ही जीरो हो जाएगा, मतलब इसका ईएमएफ पूरा इस पे आ जाएगा। तो अगर इसमें रेजिस्टेंस भी जोड़ दें हम, एक रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया मान लो, तब भी पूरा इसी में ईएमएफ ई आ जाएगा, इसमें कितना होगा, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब करंट फ्लो होती है, तो करंट ही जीरो होती है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पूरा इसका वोल्टेज इस पे ही आ जाता है, मतलब इंडक्टर पे t बराबर जीरो पे जब हम स्विच क्लोज करते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज आता है। अब मैक्सिमम वोल्टेज कब होगा, जब सर्किट में करंट जीरो होगी, और मैक्सिमम वोल्टेज किसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर, इससे ज्यादा थोड़ी डेवलप हो जाएगा, नहीं तो फिर करंट ऐसी उल्टी फ्लो हो जाएगी, क्लियर। तो हमें क्या ध्यान रखना है, t बराबर जीरो पर अगर हम स्विच क्लोज कर रहे हैं, तो t बराबर जीरो पर इंडक्टर वाली लाइन में, ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती, जैसे कि कैपेसिटर में t बराबर जीरो पे कैपेसिटर क्या करता था याद करो, t बराबर जीरो पे कैपेसिटर ओपन कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता था, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता था, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है, ठीक, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है, करंट जीरो होती है, और वहां पे कैपेसिटर में t बराबर जीरो पे करंट मैक्सिमम होती थी, क्योंकि वो कंडक्टिंग वायर अपोज ही नहीं करता था वो बिल्कुल, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सीधी सी बात मैंने क्या बताई कि ये नोट हमें ध्यान रखना है। अब अगर जस्ट t बराबर जीरो पे फ्लक्स जीरो था, तो तुमने t बराबर जीरो का मतलब करंट जीरो थी, t बराबर जीरो पे स्विच को क्लोज किया, तो करंट नहीं फ्लो होगी, क्योंकि फ्लक्स नहीं आना चाहिए अभी, उसके बाद आएगा, धीमे धीमे बढ़ता जाएगा, फ्लक्स और बढ़ता है, मतलब करंट बढ़ती जाएगी, ठीक, और फिर करंट मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब सीधी सी बात है t। अब ये मैंने बता दिया, ध्यान से समझना, पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो, क्योंकि भी फिर आएगा यही चीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है, इंडक्टर L है, ये स्विच है, ये बैटरी है, ईएमएफ E है इसका, मैं ये बोल रहा हूँ इसका ईएमएफ E है, मैं ये कह रहा हूँ कि t बराबर जीरो पे अगर तुमने इसको क्लोज किया, देखो अभी क्लोज करने के जस्ट पहले इसमें करंट ही नहीं थी, करंट का क्लोज ओपन है तो करंट नहीं होगी, तो फ्लक्स जीरो, तुमने क्या स्विच क्लोज किया t बराबर जीरो पे, ये करंट I बराबर जीरो होगा, मतलब इसमें ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ एक बैटरी बन जाएगी ऐसी, जिसका ईएमएफ इसके बराबर होगा, और इसमें रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो, क्योंकि करंट ही नहीं है, तो ये t बराबर जीरो का डायग्राम, ठीक। अब केवीएल लगाओ, वैलिड हो जाएगा, देखो यहां से चलो तो प्लस ई, और फिर यहां से चलो माइनस ई, और यहाँ जीरो हो गया, जीरो पूरा, तो ये t बराबर जीरो की बात है। t ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि t बराबर जीरो पे जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसका फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अपोज करता है फ्लक्स के चेंज का, और सबसे ज्यादा अपोज करता है t बराबर जीरो पे, क्योंकि इस इंस्टेंट पे करंट जीरो होती है, बट di बाई dt रेट ऑफ चेंज, करंट जीरो है लेकिन बढ़ने का रेट इसका सबसे ज्यादा है, बढ़ना चाहती है बहुत तेजी से,
तो इसके अक्रॉस जो एल डी आई बाई डी टी होता है, इसमें डी आई बाई डी टी मैक्स है तो ये ई भी मैक्स होगा। अब ई मैक्स कितना हो सकता है, इसके ही बराबर हो सकता है ना, और वो तभी होगा जब इसमें कुछ ना हो, है ना, मतलब इसका पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसी में आ जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में, तो इसमें जीरो, तो करंट जीरो। क्लियर, ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। अब टी बराबर जीरो पे है ये, टी बराबर टी पे क्या होगा, टी बराबर टी पे इसमें कुछ करंट आ गई होगी और अभी भी करंट बढ़ने की कोशिश कर रही होगी, मतलब डी आई बाई डी टी भी होगा, तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन करंट भी होगी, तो इसमें भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ है बैटरी का, वो कुछ इसमें होगा और कुछ इसमें होगा। फिर धीमे धीमे क्या होगा, करंट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और जब करंट मैक्स हो जाएगी तो फिर डी आई बाई डी टी क्या होगा, जीरो, और तब इसमें ईएमएफ जीरो हो जाएगा, मतलब तब इसका पूरा ईएमएफ इसमें आ जाएगा, और तब करंट मैक्सिमम हो जाएगी और डी आई बाई डी टी, ये करंट मैक्स हो जाएगी और डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, ये मैक्स हो जाएगा, और ये होगा टी बराबर इन्फिनिटी पे, और ये बिल्कुल सी आर सर्किट, कैपेसिटर रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, वैसा ही है, इसमें एल आर सर्किट है, ये एल आर सर्किट है। क्लियर, लेकिन कैपेसिटर का जस्ट उल्टा हो रहा है, देख लो, कैपेसिटर वाली ब्रांच में टी बराबर जीरो पे कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता तो क्या करते थे, कंडक्टिंग वायर बना देते थे, है ना, और टी बराबर इन्फिनिटी पे उस पे पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता था कैपेसिटर पे, तो उसको ओपन वायर बनाते थे क्योंकि वो करंट फ्लो नहीं होने देता। ये टी बराबर जीरो पे करंट फ्लो नहीं होने देता क्योंकि पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसी पे आता है, और टी बराबर इन्फिनिटी पे डी आई बाई डी टी जीरो हो जाता है, तो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है, तो ये कंडक्टिंग वायर बन जाता है। ठीक, तो मैं अभी लिखवा देता हूं इसको, देखो टी बराबर जीरो, अच्छा इसमें हो क्या रहा है, ग्रोथ हो रही है करंट की, करंट ग्रो कर रही है, क्योंकि अभी डिके भी, ग्रोथ हो जाएगा फिर डिके भी होगा करंट का, तो ऐसा करते हैं उसको बाद में बताएंगे। ठीक है, चलो हम क्या सीख रहे थे कि इसमें इन जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, तो किसी टाइम टी बराबर टी पर इसमें देखो ये करंट फ्लो हो जाएगी आई, ये आई, इसमें आई, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और ये ईएमएफ है ई। ठीक, तो इस तरीके से अब टी बराबर टी पे करंट आई है वो लिख लेते हैं, और यहाँ पे आई करंट है और साथ में रेट ऑफ करंट अभी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है करंट, तो पहले जीरो थी टी बराबर जीरो पे, अब टी बराबर टी पे आई हो गई और अभी भी कुछ रेट से बढ़ रही होगी। क्लियर, तो देखो ये नोट जरूर लिख लेना। अब देखो इसको हमें एनर्जी देखनी है कि कितनी स्टोर हो रही है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें केवीएल लगा लो, तो केवीएल एट टी बराबर टी, चलो लगाओ, तो यहां से चलते हैं, तो ये ईएमएफ ई माइनस बैटरी का ईएमएफ ई माइनस इसको, अब देखो इसमें कितना होगा, तो इसमें माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। देखो जब ये जनरल सर्किट, कोई वैल्यूज तो पता नहीं है ना, तो जब जनरल सर्किट हुआ करे तो कुछ मत किया करो, ऐसे कर लिया करो, देखो इसके पोलैरिटी बनाओ ये प्लस ये माइनस, इसकी पोलैरिटी बनाओ ये प्लस ये माइनस, ऐसे करना है हमेशा, जैसे रेजिस्टेंस में है वैसे ही इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में प्लस ये माइनस, ऐसे बना दिया करो हमेशा। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा केवीएल यूज करो। ठीक, और न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है तो हमने बता दिया तुम्हें कैसे करना है, पोलैरिटी देख के प्लस माइनस समझ में आ जाता है और वैल्यूज डाल दो, तो ई ये देखो क्रॉस कर रहे हो, माइनस बना रहे हो, माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसको क्रॉस करो तो ये माइनस का आई इंटू आर बराबर जीरो। क्लियर, अब देखो dt से मल्टीप्लाई कर दो और इसको उस तरफ, पूरे में dt से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को उस तरफ ले दो, तो e इंटू डी टी बराबर ये सब उस तरफ, तो l डी आई और ये प्लस i इंटू आर। अब एक काम करो, i से और मल्टीप्लाई कर दो, इसमें i से और मल्टीप्लाई कर दो, तो देखना e तो बाहर आएगा, e तो इसका ईएमएफ है कांस्टेंट है, e बाहर i डी टी बराबर ये हो जाएगा l i डी आई प्लस ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो देखो इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेशन, इसमें से ई बाहर रहेगा, आई डी टी अंदर रहेगा, क्योंकि आई बढ़ रही है, आई तो टाइम के साथ ग्रोथ हो रही है ना, बराबर एल बाहर, क्योंकि एल कांस्टेंट होता है, इसका पता है सबको,
इंटीग्रेशन आई डी आई प्लस ये इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर, ये पूरा अंदर रहेगा। अब इसमें लिमिट और ले लो, तो टाइम की लिमिट है इसमें, तो ये 0 to t टाइम हो जाएगा। इसमें देखो करंट की है, तो मैंने बोला है t बराबर 0, अगर यहाँ पे t बराबर 0 है तो करंट t बराबर 0 पे 0 थी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स कैन नॉट चेंज सडनली इन LR सर्किट, इन इंडक्टर। तो 0 to ये करंट हो जाएगी I। इसमें देखो, इसमें I स्क्वायर dt हो रहा है ना, इसमें भी तो dt आएगा, IR dt, ये dt, ठीक। तो इसका R बाहर आ जाएगा, इसमें से R बाहर आ जाएगा, तो या अंदर ही रहने दो इसका, तो इसका I स्क्वायर R dt और लिमिट dt की, तो 0 to t। अब क्या आपने ये तीनों टर्म्स कहीं देखे हैं? हाँ देखे हैं हमने। यहाँ पे ये क्या है, इंटीग्रेशन I dt क्या होता है? चार्ज, याद करो, dq बाय dt बराबर I, तो dq बराबर I dt, तो इंटीग्रेशन कर दो, तो ये टोटल चार्ज q बराबर इंटीग्रेशन I dt, मतलब कि ये हो गया टोटल E इंटू क्यू। क्यू कौन सा? जो यहां से फ्लो हुआ है, मतलब यहां से जो टोटल चार्ज 0 से लेके t टाइम तक फ्लो हुआ है वो हो गया E इंटू क्यू एल। और यहाँ पे ये देखो 0 to I स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक। और प्लस ये हो जाएगा, अब ये तुम्हें देखो पता है आई स्क्वायर आर डी टी, ये होता है इस डी टी टाइम में रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस, और 0 से t है तो ये हो जाएगा पूरा हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक। ये हो गया, मतलब ये क्या है, ये है वर्क डन बाय बैटरी, मतलब ये हो गया हमारा कि वर्क डन बाय बैटरी, देखो वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी से चार्ज फ्लो होगा तो बैटरी वर्क करेगी चार्ज पे, और वो कहां कहां जाएगा? देखो वर्क डन बाय बैटरी बराबर, ऐसे ही कैपेसिटर में करते थे हम, वर्क डन बाय बैटरी स्टोर हो जाता था कैपेसिटर में और रेजिस्टेंस में हो जाता था लॉस हीट के फॉर्म में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है। तो वर्क डन बाय बैटरी बराबर ये हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस, और प्लस ये हाफ एल आई स्क्वायर, ये है ये क्या है? ये भी तो एनर्जी ही होगी, अरे ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी होगा, और ये भी एनर्जी है, तो ये एनर्जी कहां गई? अब ये वर्क डन बाय बैटरी हो गया, ये रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस हो गया, तो ये टर्म आ कहां से रहा है? ये पक्का इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर मतलब जिसमें भी एल हो, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, तो इस कॉइल का इंडक्टेंस अगर एल है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो इस इंस्टेंट पर, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ध्यान रखना, ये वाला जो वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मतलब अगर किसी इंस्टेंट पे इंडक्टर में करंट आई है, ये करंट है आई, अगर किसी इंस्टेंट पर इंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रही है, तो उस इंस्टेंट पर उस इंडक्टर में इतनी एनर्जी स्टोर होगी, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। एनर्जी लिख लेना इसको, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, वेयर आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, एंड हाफ एल आई स्क्वायर इज इंस्टेंटेनियस एनर्जी जो उस इंस्टेंट पे स्टोर है। फिर जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा उसमें और ज्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना। आई थिंक सब लोग इस बात को समझ भी गए होंगे। अब हम ये तो हमने निकाल दिया, अब थोड़ा सा ध्यान दो। देखो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, देखना ध्यान से, ये एक सोलेनॉइड है जिसमें इस तरीके से ऐसे टर्न्स होंगे, ठीक, ये टर्न्स हैं। क्लियर? अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इसकी लेंथ है L, रेडियस है इसकी R, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बराबर n, ठीक। और इसमें करंट फ्लो हो रही है I,
इसमें करंट कितनी फ्लो रही, आई, ऐसे जा रही है, देखो आई, ठीक। तो अगर इसमें इस इंस्टेंट पे आई करंट फ्लो हो रही है तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये निकाल सकते हैं। हाँ, तो एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड, तो U बराबर टोटल एनर्जी, यहाँ टोटल एनर्जी, चलो ऐसे लिख दो बराबर। अब बताओ टोटल हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर अभी सीखा हमने, और एल की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं इसकी, बट इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड, तो बट इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड एल बराबर क्या होता है, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल, ये था फॉर्मूला, ठीक, शायद आपको याद हो, भी डिराइव करवाया था। तो इसको इसमें डाल दो, तो U बराबर टोटल U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ L की वैल्यू म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल और इनटू करंट का स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया, क्लियर है। अब देखो बेटा, अब इसमें ये जो एनर्जी स्टोर है ये कितने वॉल्यूम में स्टोर है, ये पूरे में है। अब पूरा वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल, तो इसका टोटल वॉल्यूम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक, टोटल वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, सिलेंडर है एक टाइप से। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे म्यू नॉट एन और ये आई है ना, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अच्छा, अब बेटा एक काम करो, आई स्क्वायर है इसमें, तो एक काम कर लो, इसमें म्यू नॉट से थोड़ा सा ध्यान देना, हाफ पाई आर स्क्वायर एल, इसको तो मैंने एक साइड कर दिया, देखो म्यू नॉट, ये म्यू नॉट लिख दिया, ठीक है, एन ये लिख दिया, आई ये लिख दिया, ठीक। अब एक काम करो, बस इसमें क्या करो, म्यू नॉट का स्क्वायर कर दो और नीचे म्यू नॉट से डिवाइड कर दो। अब ये बताओ, ये म्यू नॉट एन आई क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहां हो जाएगा ये बी स्क्वायर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे आता है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ठीक। तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई क्या, मैग्नेटिक फील्ड, तो हेयर म्यू नॉट एन आई बराबर बी रखो, तो ये देखो टोटल यू आ जाएगा, टोटल यू बराबर हाफ पाई आर स्क्वायर एल इंटू बी स्क्वायर और अपॉन में कितना, म्यू नॉट। अब ये टोटल कितने वॉल्यूम में स्टोर है, तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू एल वॉल्यूम में है, तो इन पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड है क्या अंदर, यहां मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड बराबर ये लिखा हुआ है कितना, क्या लिखा है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट और इनटू में पाई आर स्क्वायर एल, ये हो गया। तो इन इतने वॉल्यूम, अब यूनिट वॉल्यूम में, तो इन यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड, तो इसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, तो इसी को लिख दे रहे हैं हम एनर्जी डेंसिटी। क्या बोला, स्मॉल यू, तो स्मॉल यू बराबर ये पूरा टोटल एनर्जी इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम से मतलब इससे डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर था, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट एनर्जी स्टोर होती है, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। चलो मैं ये मिटा रहा हूं। अब देखो एनर्जी डेंसिटी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी के बेस पे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि चलो मान लेते हैं, देखो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इनफाइनाइट सिलेंडर है ये, ठीक, और इसमें करंट डेंसिटी जो है वो है म्यू नॉट जे,
ऐसे करंट जा रही है, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रही है, ठीक, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट जा रही है। देखो इसकी एक्सिस ये है, ठीक। अब ये इनफाइनाइट सिलेंडर है और करंट डेंसिटी कितनी है इसमें लिख दे रहे हैं, करंट डेंसिटी बराबर जे, मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से। इसकी रेडियस कितनी है पूरी, तो इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब इसमें करंट देखो ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है ये सब डिराइव करवा चुके हैं। तो हमें पता है कि x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है, वो उससे करवाया था एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, फिर वही राइट हैंड पाम रूल, तो क्या करो, करंट इसकी डायरेक्शन में ऊपर जा रही है ना करंट, और यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट की तरफ इंडिकेट करेंगे फिंगर्स, परपेंडिकुलर मतलब अंदर की तरफ। क्लियर, ओके। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब वो हमसे क्या कह रहा है, चलो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ बी इन होता है, बी इन ये अंदर है, बाहर अलग होता है फॉर्मूला। तो बी इन बराबर होता है म्यू नॉट जे एक्स अपॉन 2, ठीक, म्यू नॉट इंटू करंट डेंसिटी इंटू डिस्टेंस से, एक्सिस से डिस्टेंस, और ये बाई 2, ये होता है बी इन। अब हमसे कह रहा है वो, देखो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, हमने एक और सिलेंडर बनाया अंदर छोटा सा, ऐसा सिलेंडर हमने बनाया जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर इसकी रेडियस है। कह रहा है बताओ इतने सिलेंडर में कितनी एनर्जी स्टोर है, और इसकी लेंथ है एल लेंथ है इसकी। तो एल लेंथ और आर रेडियस के सिलेंडर के भीतर देखो मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह, तो कितना एनर्जी स्टोर है कह रहा है ये बता दो। तो बता देगा, देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, यहां से जाओ x डिस्टेंस पे, ठीक है। अब मैं यहां अलग बना देता हूं, या यहीं पे बना देते, चलो यहां से मैं गया x डिस्टेंस पे गए, एक सिलेंडर बनाया हमने, देखो ऐसा x डिस्टेंस पे जाके ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक। अब यहां सिलेंडर के पास तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए, मतलब सिलेंडर के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो वो ये लिखा हुआ है, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर पता है तो यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी होती है, मतलब U कितना होता है, v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। तो अब तुम्हें एक वॉल्यूम बनाना पड़ेगा छोटा सा, तो वॉल्यूम कैसे बनाया, तो dx पर चले जाओ, ये dx से ध्यान रखना, dx पे फिर एक सिलेंडर बनाओ, चलो ये बना दिया, फिर सिलेंडर, ठीक, ये बन गया dx पे सिलेंडर। अब देखो जरा इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया इनटू विड्थ, तो ये होता है 2 पाई XL। तो स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल शेडेड वॉल्यूम, ये हो जाएगा बराबर क्या होता है 2 पाई RL, तो 2 पाई X इंटू L, ठीक। तो स्मॉल वॉल्यूम ये है, और यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी होती है, तो इस स्मॉल वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, तो स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड इन स्मॉल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डेल U, इसको डेल U बोल दो। तो डेल U बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी इनटू इसका स्मॉल वॉल्यूम, तो स्मॉल U इनटू स्मॉल वॉल्यूम, वो डी भी मान लिया हमने। तो अब लिख रहे हैं डेल U बराबर U है b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और इनटू dv है कितना 2 पाई XL। तो डेल U बराबर, अब देखो b की वैल्यू, अब यहाँ पे तुम्हें b पता होना चाहिए, तो ये पता है हमें, ये डिराइव पहले ही करवा चुके हैं, म्यू नॉट j, तो म्यू नॉट j x बाई 2 इसका होल स्क्वायर इंटू 2 पाई XL और अपॉन ये 2 म्यू नॉट, ये क्लियर, ये वाला। तो देखो ये डेल U बराबर हो गया म्यू नॉट स्क्वायर 2 2 जो 4, और ये 2, मतलब नीचे 2 म्यू नॉट, तो 1 म्यू नॉट बचेगा,
जे तो ये जे स्क्वायर हो जाएगा, एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब और ये वॉल्यूम था तो 2 पाई एक्सएल इंटू डी एक्स होगा ना, 2 पाई एक्सएल इंटू डी, ये तो सरफेस एरिया होता है 2 पाई एक्सएल इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स क्यूब और ये इंटू डी एक्स बाहर रहेगा, और क्या बचा पाई, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, और कुछ बचा क्या, नहीं नहीं ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा 4, ये स्क्वायर है इसका तो ये 4 आएगा, और ये जे स्क्वायर हो जाएगा पाई एक्स, एल बचेगा तो ये एल लिख दिया, हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारा, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी कहां से, एक्स की लिमिट 0 टू आर, क्योंकि जिस सिलेंडर में हमें एनर्जी निकालनी है उसकी रेडियस है आर, तो टोटल एनर्जी यू बराबर हो जाएगा म्यू नॉट जे स्क्वायर पाई एल अपॉन 4 और ये इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स लिमिट 0 टू आर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट जे स्क्वायर पाई एल बाई 4, ये एक्स की पावर 4 अपॉन 4 मतलब आर की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा और ये आर की पावर 4, तो ये हो गई हमारी इस सिलेंडर में स्टोर्ड एनर्जी। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था, ठीक, तो आई थिंक आप सब लोग इसको कर सकते हो। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये एक रिंग है और दूसरी रिंग ये रखी हुई है, ठीक, और दोनों के जो एक्सेस है वो कोएक्सियल है, देखो एक्सेस एक ही है, मतलब ये और ये ऐसे रखे हुए हैं, ठीक, कह रहा है इनके बीच में डिस्टेंस है एक्स, इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर, और गिवन है कि स्मॉल आर बहुत छोटा है कैपिटल आर से, ये बहुत छोटी सी रिंग है, बहुत छोटी, और इसकी एक्सिस पे रखी हुई है, ठीक, तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस बता दो। अब फिर वही बात आ रही है, हम किस में करंट फ्लो करें और किससे फ्लक्स निकालें, तो अगर तुम इसमें करंट फ्लो करते हो तो इसकी वजह से यहाँ इससे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगा, पर वो तुम निकाल भी नहीं पाओगे, इसलिए इससे करंट फ्लो मत करो, क्योंकि इससे करंट फ्लो करके इसका फ्लक्स नहीं निकाल पाओगे, इसमें करंट फ्लो कर दो, तो इसमें I1 करंट हमने फ्लो कर दी, तो इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, अब ये बहुत छोटा है तो इसका पूरा एरिया बहुत छोटा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है B बराबर क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 2 और I1 मान लिया, और क्या होता है आर स्क्वायर, इसकी रेडियस का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो होता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कैसे आया ऐसे, देखो ये करंट ऐसे जा रही है तो ये कर लो यार, तो देखो ये थंब ऐसे आ रहा है, मतलब यहाँ इस साइड आएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इसका फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर कॉइल एट दिस पॉइंट, अब फ्लक्स थ्रू स्मॉलर कॉइल, तो फ्लक्स थ्रू स्मॉलर लूप क्या हो जाएगा फाई स्मॉलर बराबर बिगर की वजह से यहां फील्ड और इनटू छोटे का एरिया, तो बी बिगर इनटू ए स्मॉलर है ना, और इनटू कॉस थीटा, क्योंकि देखो इसका सरफेस एरिया ऐसे आएगा और बी भी यहीं कहीं है, तो इस सरफेस एरिया को इस तरफ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फाई बराबर हो जाएगा बी बिगर है म्यू नॉट I1 आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू इसका एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर। अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस सीखे तो m बराबर हमें पता है फाई अपॉन I1, क्लियर, तो फाई अपॉन I1 करो तो I1 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा म्यू नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया, ठीक, तो आई थिंक ये बात भी सभी लोग जरूर समझ गए होंगे।